हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पहले ब्रिटिश पीरियड में जितने भी शिक्षा को लेकर कमीशन बने हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। तो अब हमारा देश आजाद हो चुका है और स्वतंत्र भारत का जो पहला कमीशन है, जो पहला शिक्षा को लेकर जो पहला आयोग बना है, वो बना है राधा कृष्णन आयोग, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। ठीक है, बोला स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में पहला काम किया गया है वो किया गया है राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो थी वो की गई थी। इस आयोग में कुल 10 सदस्य थे। ठीक है, बोला आयोग का आरंभ 6 दिसंबर 1948 को उस समय के शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किया गया। उस समय हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो हमारे शिक्षा मंत्री थे। तो इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब? 6 दिसंबर 1948 को इस आयोग ने अपना कार्य जो था वो शुरू किया। लिखा है, आयोग ने देश का विस्तृत रूप से दौरा किया और भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। देखिए, इस आयोग का जो गठन है ना, वो इसीलिए किया गया था ताकि उच्च शिक्षा में जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाए, उनको ढूंढा जाए कि क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर एक रिपोर्ट बनाई जाए और उनमें क्या क्या सुझाव आप दे सकते हो, क्या क्या सुधार हम उसमें कर सकते हैं, उसके सुझाव जो है वो इस आयोग को जो थे वो देने थे। ठीक है, तो इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग ने पूरे देश का दौरा किया और जितनी भी समस्याएं थी उनका अध्ययन किया और फिर इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। ध्यान रखना है, 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो 3 डेट जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक, जब इसका गठन हुआ है 4 नवंबर 1948। ठीक है, उसके बाद जब इसने कार्य आरंभ किया है, और किसके द्वारा इसका कार्य आरंभ किया गया? तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इसका कार्य आरंभ करवाया गया 6 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? तो इसने अपनी रिपोर्ट दी है 25 अगस्त 1949 को। तो ये 3 जो दिन है ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है। लिखा है, आयोग ने 2 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 2 भाग थे रिपोर्ट के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोला पहला जो था भाग, रिपोर्ट के पहले भाग में 18 अध्याय और 747 पृष्ठ थे। ठीक है, 747 पृष्ठ थे उसमें, 18 अध्याय और 747 पृष्ठ थे। और दूसरे भाग में बोला जितने भी संस्थान थे उस टाइम पे उच्च शिक्षा के, उनके विषयों में आंकड़े और और अन्य शिक्षा संबंधी समस्याएं, जो भी वहां पे शिक्षा संबंधी समस्याएं थी उसके बारे में दूसरे भाग में दिया गया था। 2 भाग बनाए थे, 2 वॉल्यूम। ठीक है, पहले में 18 अध्याय और 747 पृष्ठ थे और दूसरे में बोला संस्थान जो थे उनके आंकड़े और उनकी शिक्षा संबंधी समस्याएं जो थी वो दी हुई थी। आयोग के अध्यक्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और आयोग के सचिव जो थे वो श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है इस आयोग ने, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? सबसे फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक विद्यालय या एक इंटरमीडिएट महाविद्यालय में 12 वर्षों के अध्ययन की समाप्ति के बाद ही विश्वविद्यालय में दाखिला जो है वो मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय या फिर जो विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय होते थे उनमें जो दाखिला है वो आपको, अगर आप जो स्कूली शिक्षा
शिक्षा है 12 वर्ष की जब पूरा कर लोगे तभी आपको विश्वविद्यालयों में जो है वो दाखिला मिलेगा, या फिर अन्य जो महाविद्यालय है वहां पर दाखिला मिलेगा। अगर आप किसी विद्यालय में 12 वर्ष या फिर जो इंटर उस टाइम पे कॉलेज होते थे वहां पे अगर आपने पूरी मतलब आपकी टोटल 12 वर्ष की जो पढ़ाई है वो पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आपको जो विश्वविद्यालय है या फिर अन्य महाविद्यालय है वहां पर दाखिला जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भीड़ से बचने के लिए शिक्षण विश्वविद्यालयों के आर्ट्स और विज्ञान विभागों में छात्रों की अधिकतम संख्या 3000 निश्चित कर दी जानी चाहिए और संबद्ध किए गए महाविद्यालय में 1500। तो आप क्या बोला गया है यहाँ पे कि बड़ी ज्यादा भीड़ ना हो जाए कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो 3000 जो संख्या है ना छात्रों की वो निश्चित कर दी गई। आर्ट्स में भी और विज्ञान में भी, साइंस में भी 3000 जो है स्टूडेंट वो निश्चित कर दिए गए यूनिवर्सिटीज में, जो शिक्षण यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे पढ़ाई होती थी, और जो महाविद्यालय थे जो उनसे एफिलिएशन प्राप्त जो महाविद्यालय थे उनमें 1500 कर दी गई। तो आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में 3000 निश्चित कर दी गई संख्या और जो कॉलेजेस थे एफिलेटेड कॉलेजेस वहां पे 1500 कर दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखा है काम करने के दिनों की संख्या, काम करने के दिनों की संख्या परीक्षा के दिनों को छोड़कर न्यूनतम 180 दिन प्रति वर्ष जो है वो निश्चित की जाए। ठीक है, इस आयोग ने सिफारिश की कि जो काम करने के दिन है, ठीक है, वो कितने होने चाहिए। बोला परीक्षा के दिनों को छोड़कर, परीक्षा के दिन उसमें काउंट नहीं होंगे, परीक्षा के दिनों को छोड़कर न्यूनतम 180 दिन जो है वो हर वर्ष जो है वो काम करने के दिन होने चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के दिन होने चाहिए। बोला 3 सत्र निश्चित किए जाने चाहिए, 3 सत्र होने चाहिए और प्रत्येक सत्र जो है वो लगभग 11 सप्ताह का होना चाहिए। ठीक है, 11 सप्ताह का जो है वो एक सत्र होना चाहिए और टोटल साल में 3 सत्र होने चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया है। उसके बाद लिखा है शिक्षकों को उप कक्षाओं को शामिल करते हुए बोला अधिकतम 18 पीरियड प्रति सप्ताह काम करना चाहिए। ध्यान रखना है 18 पीरियड है। ठीक है, 18 पीरियड जो है प्रति सप्ताह आपको काम करना है शिक्षकों को। और बोला जिन शिक्षकों को मास्टर डिग्री की कक्षाएं सौंपी गई हैं, ठीक है, जो मास्टर डिग्री कक्षाओं के जो अध्यापक है, बोला जिन्हें शोध संबंधी छात्रों का निर्देशन करना होता है उनके लिए पीरियड कम है, उनके लिए 12 से 15 पीरियड एक हफ्ते में दिए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे अन्य शिक्षकों के लिए 18 पीरियड एक हफ्ते के दिए गए हैं, इन्हें 12 से 15 पीरियड एक हफ्ते के दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला साधारण तौर पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन कुशल शिक्षक होने पर सेवानिवृत्ति 64 वर्ष की जा सकती है। कि आपकी रिटायरमेंट की एज वैसे तो 60 वर्ष है, बट बोला अगर कोई बहुत ही कुशल शिक्षक है और आगे वो अपनी सेवाएं देना चाहता है और आप ठीक है, तो वो 64 वर्ष तक जो है अपनी सेवाएं दे सकता है। ठीक है, तो इन्होंने 64 वर्ष कर दिया, पहले 60 ही था, इन्होंने 64 वर्ष तक बोला कि शिक्षक की जो सेवानिवृत्ति है, रिटायरमेंट की एज है 64 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ नया किया है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है अध्ययन के लिए शिक्षक को एक समय में 1 वर्ष की छुट्टी और कुल सेवा काल में 3 वर्षों की छुट्टी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, बोला अगर कोई शिक्षक है वो पढ़ना चाहता है, आगे अध्ययन कर रहा है, तो आप उसे एक लगातार अगर छुट्टी तो 1 वर्ष की छुट्टी बताई है, एक समय में 1 वर्ष की छुट्टी और कुल सेवा काल में बोला 3 वर्ष की आप छुट्टी उसको दे सकते हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा को राज्यों की समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो बोला कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है हमारी, उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और फिर 1976 में से जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एनसीसी की योजना को आरंभ करना चाहिए। ठीक है, एनसीसी जो है हमारा, उसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? राधाकृष्णन आयोग ने दी थी। ठीक है, और बोला है इस योजना का पूरा खर्च भी केंद्रीय सरकार को उठाना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने खर्चे की बात कहाँ से की है? केंद्रीय सरकार से। उसके बाद इन्होंने क्या रिकमेंड किया है? तो इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है हमारा, उसके संगठन की जो रिकमेंड
रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, वो किसने की थी? तो राधा कृष्णन आयोग ने इसके संगठन की सिफारिश की थी। उसके बाद है उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का 3 स्तर बताए हैं। बोला सबसे पहले तो ग्रेजुएशन जो स्नातक है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर 2 वर्ष का, और अनुसंधान रिसर्च बोला न्यूनतम 2 वर्ष की रिसर्च होनी चाहिए, मतलब ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। इस आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से 6 भाग हैं? कृषि शिक्षा है, वाणिज्य शिक्षा है, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा है, चिकित्सा शिक्षा है, अध्यापक प्रशिक्षण है और कानूनी शिक्षा। तो ये 6 भाग जो है इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के किए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा था। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा की बात की है, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने शिक्षा की बात की है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, और हमारा 80% बोला जनसंख्या है वो ग्रामीण है, तो उनकी शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला है कि उसमें सुधार करना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के बारे में इन्होंने बात की है, छात्रवृत्ति जो आर्थिक सहायता है वो उसकी बात इन्होंने की है। तो बहुत कुछ जो है वो इसमें दिया गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट और हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारा आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।